एंड राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, जहां से हमने कल स्टॉप किया था वहीं शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल आपको पढ़ाया गया था नाउन कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ओके, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा या जो पढ़ाया जा रहा है, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सारी वीडियोस को आप मिस मत करिए, बराबर आप देखते रहिए और इसको ज्यादातर लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। राइट, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो की सारी अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहे। तो ये शुरुआत करते हैं हमने जहां से कल स्टॉप किया था। कल कहां तक पढ़ाया था? कल आपको पढ़ाया गया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में भी होते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी कैसे किया जाता है, उनका यूज भी सेंटेंस में किया जाता है प्लूरल। ओके, कल यहाँ तक हो गया था, उससे आगे से हम चलेंगे। समझाया गया था ना कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में भी होते हैं प्लूरल, उनका यूज भी किया जाता है प्लूरल। ओके, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, जींस हो गया, हेडक्वार्टर, राइट, और क्या हो गया, आर्म्स हो गया, सेविंग्स हो गया, एनल्स हो गया, आर्काइव्स हो गया। ओके, ये सब नाउन को हमने डिस्कस किया था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में होते हैं प्लूरल, और उनका यूज भी किया जाता है। तो दिखने में प्लूरल होते हैं, उनका यूज किया जाएगा सिंगुलर। कि क्या होते हैं? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, और कुछ क्या होते हैं, नेम ऑफ डिसीज भी होते हैं। तो दिखने में आपको भले दिखाई दे प्लूरल, उनका यूज कैसे किया जाएगा, उनका यूज सिंगुलर में ही किया जाएगा। आइए देख लेते हैं। राइट, ओके, चलिए, क्या होते हैं कुछ नेम ऑफ, क्या होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिविक्स की, आप सिविक्स की बात करिए, आप फिजिक्स की बात करिए, राइट, ओके, आप इकोनॉमिक्स की बात करिए, हम डायनामिक्स की बात करें, हम ओके, हम पॉलिटिक्स की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, ओके, हम एथिक्स की बात करें, हम ह्यूमैनिटीज की बात करें, हम जिम्नास्टिक्स की बात करें, हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, राइट, ये सारे ऐसे नाउंस होते हैं कि ये सारे ऐसे नाउंस होते हैं जो दिखने में आपको भले सिंगुलर जो दिखने में आपको भले दिखाई दे प्लूरल, इनका यूज कैसे किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा हमेशा सिंगुलर, बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, एक विषय के नाम होते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है अगर आप जानना चाहो तो इसका मतलब भी बता सकते हैं, इसकी हिंदी भी हम बता सकते हैं। सिविक्स मीन्स क्या होता है, नागरिक शास्त्र होता है। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान होता है। इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। डायनामिक्स एक प्रकार की मैथ्स भी होती है, इसको कहा जाता है गति विज्ञान। फिर क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति शास्त्र होता है। मैथ्स का मतलब आप जानते हैं गणित होता है। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, जहाँ पे आपको मॉरलिटी सिखाई जाती है, जहाँ पे आपको मोरल्स की बातें बताई जाती है, उसे कहा जाता है एथिक्स। ओके, फिर क्या है, फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज है, इसका मतलब होता है मानव शास्त्र। फिर क्या है, जिम्नास्टिक्स, जहाँ पे आपको क्या है, योगा और व्यायाम सिखाया जाता है। फिर क्या है, स्टैटिक्स होता है, इसका मतलब सांख्यिकी होता है। ये सारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका यूज हमेशा आप सिंगुलर में ही करोगे। बाय द वे दे सीम प्लूरल टू यू, ये आपको भले दिखाई दे प्लूरल। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, listen, I don't like English that much. I do not
like English that I do not like English that much, but I do not like English that much, but maths is my interesting subject. राइट क्या लिखा है कि आई डू नॉट लाइक इंग्लिश दैट मच बट मैथ इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मुझे इंग्लिश तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो मैथ्स है वो मेरा क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए आपने मैथ्स का यूज किया है, ओके। मैथ्स आपको भले ही दिखने में दिखाई दे रहा हो प्लूरल, इनका यूज कैसे किया जाएगा, सिंगुलर में ही किया जाएगा। तो आपने क्या किया है, मैथ्स के साथ इज का यूज किया है, ना कि आर का यूज किया है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे आपको सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपको मैथ के साथ आर लगाना होगा, इससे काम नहीं चलेगा, और वहीं से एग्जाम क्या करता है, एरर निकालता है, और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिनेरियो क्या होगा, वो सिचुएशन क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले आप कोई एडजेक्टिव का यूज करो, माई का यूज करो, योर का यूज करो, हर का यूज करो, ओके, दियर का यूज करो, या उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करो, ओके, तो वहां पर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, प्लूरल। मैथ यहाँ पर इज लगाओगे, अगर मैं कहूँ माई मैथ यहाँ पे आर लगा दोगे, अगर मैं कहूँ द मैथ यहाँ पे आप आर लगा दोगे, ये अगर मैं कहूँ योर मैथ यहाँ भी आप क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। तो जब कभी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आप कोई एडजेक्टिव लगाते हो तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं प्लूरल। जैसे अगर मैं कहूं द मैथ ऑफ शुभम, से माय मैथ्स, माय मैथ्स, अब यहां पर इज क्या हो जाएगा, माय मैथ इज वेरी वीक, बट द maths of Shubham are very strong। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माई मैथ इज वेरी वीक, मेरी मैथ तो बहुत कमजोर है, बट द मैथ ऑफ शुभम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन शुभम की मैथ क्या है, बहुत अच्छी है। अब तो यहाँ पे गलती हो गई है भाई, अगर आपने मैथ्स के पहले माय का यूज किया है तो अब आपका मैथ्स क्या रहा, सिंगुलर नहीं रहा, इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ यूज करोगे प्लूरल वर्ब का। यहाँ पे इज गलत हो जाएगा, आपको आर का यूज करना होगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, आइए देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो हूबहू आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आइए, अगर मैं कहूं द पॉलिटिक्स ऑफ our prime minister is very dominating and influencer क्या लिखा हुआ है, The politics of our prime minister is very dominating and influential, okay? अब देखो अगर इस सेंटेंस को हम चार पार्ट में बांट दें, A, B, C और D, आखिरी क्या हो जाता है, आखिरी तो हो जाता है नो एरर। A पार्ट है, राइट, B पार्ट है, C पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक प्रकार का नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, इससे पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज किया। तो अब यहाँ पर ये नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि इससे क्या है, इसको आपने स्पेसिफिक कर दिया कि वो पॉलिटिक्स किसकी है, अब वो एक पर्टिकुलर इंसान की हो गई है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की हो गई है।
तो अब यहाँ पर अब जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे आप इज का यूज नहीं कर पाओगे। आई मीन इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना होगा, इसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। तो आई थिंक जो बी पार्ट है इज, वहां पे इज के स्थान पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, आपको आर का यूज करना होगा। तो बी पार्ट में एरर है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उससे पहले आपने जैसे ही कोई एडजेक्टिव लगाया या कोई द का यूज किया, योर का यूज किया, माय का यूज किया, हर, हिज का यूज किया, हर का यूज किया, तो वो बन जाते हैं प्लूरल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। और क्या होते हैं, कुछ नेम ऑफ क्या होती हैं, कुछ नेम ऑफ डिसीजेस भी होती हैं जो दिखने में आपको लगे प्लूरल, उनका यूज कैसे किया जाता है, सिंगुलर ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम नेम ऑफ डिसीज की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल देखो, हम बात करें डायबिटीज की, नेम ऑफ डिसीज, जैसे डायबिटीज की आप बात करिए, आप मम्स की बात करिए, आप रिकेट्स की बात करिए, आप एड्स की बात करिए, आप रेबीज की बात करिए। ये सारे क्या है, ये नेम ऑफ क्या है, डिसीजेज है। इनके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके, डायबिटीज क्या होती है, मधुमेह होता है, आप जानते ही हो। मम्स क्या होता है, गलसुआ नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स का मतलब सूखा रोग होता है। एड्स का मतलब पता ही होगा आपको। रेबीज का मतलब होता है जो बीमारी कुत्तों के काटने से होती है, उसे रेबीज कहा जाता है। तो ये सारे क्या होती है, नेम ऑफ डिसीज होते हैं। दिखने में आपको भले प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका यूज कैसे किया जाता है, इनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही करेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक जितना भी पढ़ाया गया क्लियर हुआ। आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जिनका यूज आप ईदर वे कर सकते हो। ईदर वे का मतलब उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो, उनके साथ आप प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हो। राइट, वो दोनों फॉर्म में बराबर यूज किए जाते हैं। राइट, ओके, जैसे वो नाउन्स कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। राइट, जैसे इनिंग्स की बात करें तो चाहे एक इनिंग की बात करोगे फिर भी आप इनिंग्स का यूज करोगे, चाहे आप 10 इनिंग की बात करोगे फिर भी आप इनिंग्स का यूज करोगे। अपनी आवश्यकता के हिसाब से इन सारे नाउन्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल आप दोनों वर्ब लगा सकते हो, बिना नाउन्स को चेंज किए हुए, बिना नाउन्स को परिवर्तित किए हुए। जैसे इनिंग्स की हम बात करें, ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं। इनिंग्स की बात करिए, स्पीसीज की हम बात करें, सीरीज की बात करें, राइट, ओके, क्रॉसरोड्स, ओके, क्रॉसरोड्स की आप बात करिए, हेडक्वार्टर्स हो गया, सबकी हिंदी भी हम समझाएंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर्स हो गया, राइट, वेयर अबाउट्स हो गया, मीन्स हो गया, मीन्स हो गया, वेजेस हो गया, इशू हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, राइट, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, पुअर क्राफ्ट हो गया, स्पीक हो गया, ओके, डियर हो गया, राइट, स्टीप है, डियर है, फिश हो गया, राइट। ये सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में ही सेम फॉर्म में यूज किया जाता है। इनके फॉर्म्स नहीं बदलती, चाहे सिंगुलर वर्ब का यूज करिए और चाहे यूज करिए प्लूरल वर्ब का। ये सबकी हिंदी समझ लीजिए। इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पाली होता है। इस प्रदेश को हिंदी में प्रजाति कहा जाता है। सीरीज का मतलब श्रृंखला होती है। क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा होता है। ओके, हेडक्वार्टर्स का मतलब मुख्यालय होता है। तो वेयर अबाउट्स का मतलब ठिकाना होता है। मीन्स का मतलब जरिया होता है।
और वेज का मतलब आमदनी होती है, इशू का मतलब यहाँ पे संतान है, यहाँ पर इशू का मतलब मुद्दा नहीं है, इशू का मतलब संतान है और यहाँ पे इशू और ऑफ स्प्रिंग इन दोनों का मतलब संतान से है। फिर क्या है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब आप जानते ही हो, इसे हिंदी बोलते हैं ओके, इसे कहा जाता है इट्स अ काइंड ऑफ एरोप्लेन। और स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान, इसे एयरक्राफ्ट को वायुयान बोलते हैं, स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष यान बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होवरक्राफ्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा जहाज जो आसमान में उड़ भी सकता है, पानी में तैर भी सकता है, उसे होवरक्राफ्ट कहा जाता है। फिर यहाँ क्या है सीप का मतलब हिरण होता है, डियर तो आप जानते ही हो हिरण होता है, फिश का मतलब मछली होता है। ये सारे ऐसे नाम और सारे नाउन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं वो देख लेते हैं। ऑलराइट, चलिए इनसे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया इन their both innings, India in their both innings have made only 250 runs, right? India in their both innings have made only 250 runs, while England have made 400 runs in their first inning. In their first innings. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं भारत अपनी दोनों पारियों में, भारत अपने दोनों पारियों को मिलाकर 250 रन बनाए, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी केवल पहली पारी में ही 400 रन ठोक दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, बोथ का मतलब दोनों, तो डैम श्योर है यहाँ पर पहली बार जो इनिंग्स का यूज किया गया है प्लूरल, और प्लूरल में यूज किया गया है क्योंकि हमने क्या लगाया है, हमने लगाया है इनिंग्स। और यहाँ पे इंग्लैंड अपने केवल पहली पारी में कितने बनाए, 400 रन बना लिए। यहाँ पे इस इनिंग्स का यूज किया गया है सिंगुलर, तो दूसरी बार इनिंग्स का यूज किया गया है सिंगुलर, फिर भी इनिंग्स आया है। पहली बार इनिंग्स का यूज किया गया है प्लूरल, फिर भी इनिंग्स आया है। तो देखो यहाँ पे इसका यूज, इनिंग्स का यूज दोनों सिचुएशन में किया गया है, सिंगुलर भी किया गया है और प्लूरल भी किया गया है, लेकिन दोनों सिनेरियो, दोनों सिचुएशन में एक इनिंग्स के रूप में यूज किया गया है, इसका इनिंग नहीं हो सकता। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा, राइट। एक एग्जाम में सवाल आया है, प्रश्न आया है, देखिए आपको उसे रूबरू करवाते हैं। जैसे जैसे Raman has two issues and he wants to educate them abroad. Educate them abroad. सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, राम हैज टू इश्यूज, राम की दो संतानें हैं और वहां उन्हें विदेश में पढ़ाना चाहता है, राइट। राम की अपनी दो संतानें हैं और उन्हें वहां कहां पढ़ाना चाहता है, विदेश पढ़ाना चाहता है। इस सेंटेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यही पार्ट होगा, ए बी पार्ट हो जाएगा, ए सी पार्ट हो जाएगा, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर, राइट। अब देखिए अगर आपने इस चीजों को सही से नहीं पढ़ा है तो इस सेंटेंस में आपको नो एरर दिखाई देगा, क्योंकि सेंटेंस में एरर है।
आपको समझाया गया था कि सारे नाउन जो भी आपके सामने लिखे गए थे अभी, इनका अपना प्लूरल नहीं होगा, सॉरी ए सिंगुलर में भी यूज किए जाएंगे, ए प्लूरल में भी यूज किए जाएंगे। आप इनके लिए यस या यस मत जोड़िए। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इश्यूज हो गया है। जो बी पार्ट क्या है, गलत हो गया है ना। यहाँ पे देखो इशू के अपने दो मतलब होते हैं, ये तो समझा देते हैं। देखिए इशू के अपने दो मतलब होते हैं। एक इशू मींस क्या होता है, एक इशू का मतलब होता है सन एंड डॉटर, राइट। एक इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम, राइट। यहां पे इशू का बेसिकली दो मतलब होता है। एक होता है सन एंड डॉटर, मतलब बेटा बेटी, और इशू मींस क्या होता है, समस्या होती है। तो जब इशू का मतलब होता है सन एंड डॉटर, तो वहां पे इशू रहेगा, वहां पे इशू रहेगा। इश्यूज क्या हो जाएगा, इश्यूज वहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन जब इशू का मतलब समस्या होता है, जब इशू का मतलब दिक्कत होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आप चाहो तो सिंगुलर में इशू का भी यूज करो, आप चाहो तो प्लूरल में इश्यूज का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों सिचुएशन में सही रहेंगे। सिंगुलर में इशू का यूज करिए और प्लूरल में इश्यूज का यूज कर दीजिए, लेकिन तब जहां पर इशू का मतलब दिक्कत या समस्या होता है। जब इशू का मतलब संतान होता है, तो वहां पे इनके साथ इश्यूज का यूज नहीं किया जाएगा, आप सिंपली इशू का ही यूज करोगे। ओके, अपने सेंटेंस पे आ जाइए। तो रमन हैज टू इश्यूज एंड ही वांट्स टू एजुकेट देम अब्रॉड। अब भाई रमन के पास दो समस्याएं हैं, यहां तक चलता है। ओके, हो सकता है रमन के पास भाई दो समस्या हो। ये आगे क्या लिखा है, ही वांट्स टू एजुकेट देम अब्रॉड, वह उन्हें विदेश में पढ़ाना चाहता है। कोई इश्यू को, समस्या को तो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ा तो इंसान को जाता है ना। यहाँ पे आप डैम जो है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि यहाँ पे इशू का मतलब समस्या नहीं है, यहाँ पे इशू का मतलब क्या है, संतान है। जब इशू का मतलब संतान है, तो वहां पर इश्यूज आप नहीं कर सकते, आपको इशू का ही यूज करना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट में दिक्कत आ जाएगी, इश्यूज नहीं होगा, आपको बेसिकली इशू ही लगाना होगा। आई होप इतना यहां तक आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में और देख लेते हैं। चलिए ये एक हम सवाल और देखते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। अगर मैं कहूं देयर इज only one police headquarters in Prayagraj. There is only one police headquarters in Prayagraj, while it should be more than one, right? क्या लिखा है, आइए समझते हैं। There is only one police headquarters in Prayagraj, while it should be more than one. प्रयागराज में केवल एक ही पुलिस हेडक्वार्टर है, जबकि यहाँ पे एक से ज्यादा होने चाहिए। इस सेंटेंस का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब है। आइए इसको चार पार्ट में बांट देते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नोएडा। अब देखिए गौर से देखिए, हमने कहा कि हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता। तो वेयर अबाउट होता है, तो वेयर अबाउट नहीं होता, राइट। मीन्स होता है, मीन नहीं होता। वेजेस होता है, वेज नहीं होता। ओके, तो जो जैसा होता है हमें वैसे ही यूज करना होगा। अगर आपने हल्का सा भी यहाँ वहां किया तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर्स होगा। सिंगुलर में यूज करना है फिर भी हेडक्वार्टर्स लगाइए, अगर प्लूरल में यूज करना है फिर भी हेडक्वार्टर्स लगाइए। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें देखो इसका यूज किया गया है सिंगुलर, यहाँ पे क्या है, इसका यूज किया गया है, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं होता, आपको हेडक्वार्टर्स लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पे बी पार्ट में दिक्कत आ गई है, हेडक्वार्टर गलत है, आपको हेडक्वार्टर्स का यूज करना है। फोर हेडक्वार्टर, अगर चार हेडक्वार्टर्स की बात करनी है फिर भी हेडक्वार्टर्स पर लगाओगे, अगर एक हेडक्वार्टर्स की बात आप करें फिर भी हेडक्वार्टर्स ही लगाओगे। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बी पार्ट में इसमें दिक्कत है। तो नाउन के नंबर, ओके, जितना देखो सिंपल अभी आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए। हमें यहाँ वहां की चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत ही प्रिसाइज होकर पढ़ना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। राइट, इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको आई होप जो भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा। अब नाउन की हमने क्या किया, नंबर की बात कर दी है। अब नाउन के हम केस के बारे में बात करते हैं। राइट, केस क्या होता है आइए समझ लेते हैं कि केस होता क्या है। ओके, लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, पहले केस की परिभाषा समझिए। सबसे पहले केस की आप डेफिनेशन समझ लीजिए। केस इज द यूज ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन का प्रयोग क्या कहलाता है? सेंटेंस में नाउन का प्रयोग ही केस कहलाता है। आइए इसको हम रिटन फॉर्म में समझते हैं। केस इज द यूज ऑफ noun in the right, case is the use of noun in the sentence। नाउन का सेंटेंस में प्रयोग क्या कहलाता है? केस कहलाता है। आइए आपको समझाते हैं एग्जांपल से। ओके, तो आप और इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे अगर हम कहें राहुल teaches English। राहुल टीचर्स इंग्लिश। यहां पे देखिए, आई टीच राहुल इंग्लिश। राइट, अब यहां पे देखिए राहुल्स बुक, राहुल्स बुक इज lying there। राहुल बुक इज लाइंग देयर। अब देखिए, तीन सेंटेंस हमने लिखा है और तीनों सेंटेंस में कहीं कहीं राहुल का यूज किया गया है। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और ये क्या है, तीसरा सेंटेंस है। यहां भी राहुल आया है, यहां भी राहुल आया है और यहां भी राहुल आया है। लेकिन तीनों सेंटेंस में राहुल का केस अलग अलग है। यहाँ पे राहुल का यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, या इसे आप नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे राहुल का यूज कैसे किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आप बोल सकते हो या एक्वाजिटिव केस आप बोल सकते हो। और यहाँ पे देखिए, राहुल यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे राहुल बुक से अपना संबंध बता रहा है कि बुक किसकी है, राहुल की है। तो जो नाउन्स ना तो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं ना तो ऑब्जेक्ट होते हैं, बल्कि दूसरे नाउन से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है पजेसिव केस। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में राहुल है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में राहुल है और यहाँ पे पजेसिव केस में राहुल है। इसी को ही कहा जाता है नाउन का केस। तो आपने बहुत सही आपको पढ़ाया गया है कि नाउन इज द नाउन इज द यूज ऑफ नाउन, सॉरी, केस इज द यूज ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन का प्रयोग क्या कहलाता है, केस कहलाता है। इतना क्लियर? अब केस के हम काइंड्स के बारे में बात करते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए। केस कितने प्रकार के होते हैं? केस कितने प्रकार के केस होते हैं? बेसिकली 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। राइट, केस कितने प्रकार के होते हैं? केस होते हैं 5 प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। राइट, दूसरा क्या है? दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, राइट, जिसे एक्वाजिटिव केस भी बोला जाता है।
पॉजिटिव केस के नाम से भी आप जानते हो। तीसरा क्या है? तीसरा है जेनेटिव केस। जिसे आप पॉजिटिव केस भी कह सकते हैं। चौथा क्या है? चौथा है अपोजिटिव केस। अपोजिटिव केस जिसे केस इन अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। पांचवा है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस, राइट? क्लियर है? इसकी हिंदी भी अगर आप जानना चाहे तो जान सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहा जाता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहा जाता है कर्म कारक, पॉजिटिव केस को हिंदी में कहा जाता है क्या? संबंध कारक। और जो चौथा ऑपोजिटिव केस क्या होता है, इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती। और पांचवा क्या है? ओकेटिव केस, इसे कहा जाता है संबोधन कारक। ओके, तो ए कितने प्रकार के होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं ये तो आपको समझ में होगा। ये तीनों आपको समझाई दिए थे। नाउन, जब सेंटेंस में कोई क्या है, जब कोई भी नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो उसे सब्जेक्टिव केस कहा जाता है या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है या एक्वजिटिव केस कहा जाता है। जब कोई भी नाउन किसी भी क्या है जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस का अपना संबंध बताए, जब कोई भी नाउन किसी दूसरे नाउन से सेंटेंस में अपना संबंध बताए उसे कहा जाता है जेनेटिव केस। एग्जाम्पल से आपको बता ही दिए थे। अब दो को हमें समझना है, अपोजिटिव केस को समझना है और ओकेटिव केस को समझना है। तो आइए इसको समझते समझाते हैं एग्जाम्पल से। चलिए आइए इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से कि अपोजिटिव केस क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अगर मैं कहूं दगंगा, या डैन, Delhi, the capital of India, of Delhi, the capital of India, is situated by the यमुना। चलो, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। Delhi, the capital of India, is situated by the यमुना। अब देखिए बीच में ब्रेकेट से एक फेस लिखा हुआ है, एक नाउन लिखा हुआ है, the capital of India। अब देखिए दिल्ली, अगर हम इतना लिख दें कि दिल्ली इज सिचुएटेड बाय द यमुना, भाई दिल्ली कहाँ बसा है? यमुना किनारे बसा हुआ है। तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा और बराबर मीनिंग कन्वे कर रहा होगा। लेकिन हम द कैपिटल ऑफ इंडिया लिख करके हम दिल्ली के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए ना। तो जब कोई नाउन किसी नाउन के बगल आकर के उस नाउन के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देता है या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही कहा जाता है ओपेटिव केस। अब यहाँ पे द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो ये एक फ्रेज लिखा हुआ है, जो एक नाउन लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे ही कहा जाता है अपोजिटिव केस, या इसे ही कहा जाता है केस इन अपोजिशन। जो नाउन के जो सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बगल ब्रैकेट में लिखा जाता है और वह उस नाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा होता है। आई होप मेरे इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल में, तो इम्तहान में या आपके एग्जाम में एग्जामिनर कैसे इससे क्वेश्चन देता है और बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं कहूं आई राहुल जायसवाल,
I, Rahul Jaiswal is your teacher of English। अब देखिए यहां क्या है, I, राहुल जायसवाल इज योर टीचर होना चाहिए यहां पर। योर टीचर, आई राहुल जायसवाल इज योर टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके, अब यहां पे देखिए, ओके अब आई राहुल जायसवाल इज योर टीचर ऑफ इंग्लिश में अब राहुल जायसवाल ये कहां लिखा है, ए आई के बगल में लिखा है। अगर राहुल जायसवाल जो बीच में लिखा गया है इसे ना भी लिखा जाए फिर भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। अब राहुल जायसवाल आई के बगल में लिख करके आई के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना। आई है कौन, आई का नाम क्या है, तो आई का नाम राहुल है। ये आपको बताया जा रहा है जो यहाँ पे फ्रेज लिखा है, जो नाउन लिखा है, इसके माध्यम से बातें समझ में आ रही हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। अब देखिए, अब जो वर्ब होता है, वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ना कि वो अपोजिटिव केस के हिसाब से आएगा। तो जहां वर्ब आना चाहिए वो तो आई के हिसाब से आएगा ना, वर्ब आई के हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख गया है, इज लिख दिया गया है। तो अगर इसे ए बी सी कर दिया जाए, ए पार्ट कर दिया जाए, बी पार्ट कर दिया जाए और सी पार्ट कर दिया जाए और आखिरी क्या हो जाए, आखिरी हो जाए नो एरर। आखिरी क्या हो जाए, आखिरी हो जाए नो एरर। तो सेंटेंस क्या होगा, अब सेंटेंस हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब बी पार्ट में गलती हो जाएगी, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ इस आई के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। आई राहुल जायसवाल एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, ए ऐसे हो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अपोजिटिव केस से या केस इन अपोजिशन से। ऑलराइट, आपको समझ में आया। आइए कुछ बातें हम कर लेते हैं किसी पॉजिटिव केस से या जेनेटिव केस से, वहां से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके चलिए, अब क्या है, अब है केस इन राइट पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस। जेनेटिव केस और जेनेटिव केस को पॉजिटिव केस भी कहा जाता है। राइट, चलिए ओके। देखिए, जो जेनेटिव केस होता है या यू कहें जो पॉजिटिव केस होता है, इसको हम तीन तरीके से बनाते हैं। राइट, पहला क्या होता है, बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी मार्क। तीसरा है बाय यूजिंग ऑफ। राइट, पहला क्या है, बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी मार्क। और तीसरा क्या है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ। तो हमें ये समझना है कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कब किया जाता है, फिर हमें ये समझना है अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज कब किया जाता है, फिर हमें ये समझना है कि ऑफ का यूज कब किया जाता है। हम सारी चीजें आपको बड़े आराम से समझाएंगे। देखिए, जब किसी भी नाउन के अंत में सा साउंड आ रहा हो, ओके, या पर्याप्त शुरुआत, जब किसी भी नाउन के अंत में सा साउंड नहीं आता तो वहां पे आप अपॉस्ट्रोफी मार्क से अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। जैसे रवीज बुक, रवीज बुक, रियाज होम। राइट, रवि की किताब, रिया का घर। अब देखिए, रवि के अंत में ई नाम का साउंड आया है और रिया के अंत में आ नाम का साउंड आया है, इसमें सा साउंड तो नहीं आया। तो जिस नाउन के अंत में सा साउंड नहीं आता उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करिए और वह नाउन क्या होना चाहिए, ले। दो शर्तें हैं,
नाउन लिविंग हो और उसका अंत सा साउंड से ना हो, तो वहां पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करिए। जैसे हमने किया है बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं कहूं सुरेश बाइक, सुरेश की बाइक, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो सुरेश, सुरेश में क्या है सुरेश, अब क्या है सा साउंड से अंत हो रहा है ना, तो जब सा साउंड से अंत हो रहा होगा तो हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे केवल अपॉस्ट्रोफी मार का यूज करेंगे। सुरेश बाइक। महेश तो, महेश की किताब, तो क्या करेंगे हम अपॉस्ट्रोफी मार का यूज करेंगे। महेश तो। बातें समझ में आई? तो कहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है और कहां पे अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज करना है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अपॉस्ट्रोफी एस हो या अपॉस्ट्रोफी मार्क हो, इसका यूज स्पेशली लिविंग के साथ किया जाता है। राइट, चलो अब हम ये समझाते हैं कि अब ऑफ का यूज कहां करना है। राइट, अब देखिए, अब ये समझना है कि आप यहाँ पे ऑफ का यूज कब करोगे। देखो अब ऑफ का यूज, ऑफ क्या है, एक प्रकार का प्रिपोजिशन। ऑफ का यूज कभी भी आप जनरली, तो सही, हाँ आपको ये समझाना है कि जो प्रिपोजिशन, जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है या जो अपॉस्ट्रोफी मार्क होता है, इनका यूज आप कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं करेंगे। हम नहीं कह सकते दिस बुक कवर, इस बुक की, इस बुक का कवर, दिस बुक्स कवर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो कभी लिविंग, कभी नॉन लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी मार्क या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। उसके साथ हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। हम क्या कहेंगे, दिस बुक्स कवर रॉन्ग हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा द कवर ऑफ दिस, आपको लिखना होगा द कवर ऑफ दिस, इस बुक का कवर। बातें समझ में आ रही है ना, आपको लिखना होगा। ओके, द कवर ऑफ दिस बुक, ये सही है, दिस बुक कवर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ओके, आइए एक सेंटेंस हम और देखते हैं। अगर मैं कहूं दिस बिल्डिंग्स, दिस बिल्डिंग्स टावर, ये क्या है, गलत। आपको लिखना होगा द टावर ऑफ दिस बिल्डिंग, द टावर ऑफ दिस। इतना समझ में आया ना। जो ऑफ होता है, ऑफ का यूज आप नॉन लिविंग के साथ करिए, लेकिन जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है और जो अपॉस्ट्रोफी मार्क होता है, इसका यूज आप लिविंग के साथ करिए। और हाँ, ऑफ का यूज ऑफ कॉमन होता है, ऑफ का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। ओके, जैसे ऑफ का यूज आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है राम्स बुक, राइट, राम्स बुक। ओके, बिल्कुल सही। हम चाहे तो लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम। तो जो ऑफ होता है, ऑफ का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ होता है, लेकिन जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, जो अपॉस्ट्रोफी मार्क होता है, इसका यूज आप केवल लिविंग के साथ करोगे। इतना क्लियर है? और हाँ, अगर मैं कहूं दिस कवर्स, दिस बुक्स कवर, अब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको समझा दिए थे ना, दिस बुक्स कवर, अब क्या है, ये गलत होगा, ये होगा द कवर ऑफ, द कवर ऑफ। चलो, ये तो बेसिक्स है। हम कुछ अब एडवांस लेवल पे चलते हैं, अब कुछ आगे की हम कहानी समझते हैं। आगे मतलब क्या, आगे समझाते हैं आपको। ठीक है, कभी भी क्या होता है, आगे जब जेंडर आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे, अभी तो समझ लो। ठीक है, कुछ क्या है, समटाइम्स क्या होता है, नाउन्स को पर्सनिफाइड किया जाता है। पर्सनिफाइड का मतलब क्या होता है, जो नाउन्स आपके नॉन लिविंग होते हैं, उनके साथ आप उनके साथ ऐसा ट्रीट करते हो मानो क्या हो, लिविंग।
राइट। तो 3 सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे नॉन लिविंग नाउन्स के साथ भी आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। हाँ, 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आप चाहो तो नॉन लिविंग के साथ क्या कर सकते हो, नॉन लिविंग के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। वो तीनों सिचुएशंस क्या होती हैं, आइए पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। पहला, when nouns are personified, when nouns are personified, इस सिनेरियो में आप चाहो तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लो। ओके। तीसरा, with मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स के साथ आप चाहे तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तीसरा, with idioms एंड phrases, idioms एंड phrases के साथ भी आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। तीनों हम एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, फिर नाउन्स आर पर्सनिफाइड, जब नाउन को आप पर्सनिफाइड कर लेते हो तो वहां पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। जब किसी भी ओके, जैसे बाय द वे हम क्या करते हैं, हम क्या है, अगर बाय द वे दूरी है ओके, जैसे हम शुरुआत करते हैं टाइम से, तो टाइम को मापा जाता है मिनट्स में, टाइम को मापा जाता है आवर में, टाइम को मापा जाता है डे में, टाइम को मापा जाता है सेकंड में, टाइम को आप माप सकते हो मंथ में, टाइम को आप माप सकते हो डे। तो डे है, राइट, डे है, वीक है, ईयर है, मिनट है, सेकंड है, ये सब क्या है, दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। ये क्या है, ये टाइम के अपने मेजरमेंट यूनिट्स। जो वेट होता है, जो भार होता है, इसको आप मापते हो किलो से, इसको आप मापते हो क्विंटल से, तो क्या है, ये भी मेजरमेंट यूनिट्स है। जो लिक्विड्स होती हैं उनको आप मापते हो लीटर से, वो भी क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स। जो क्लॉथिंग वगैरह होती है, जो कपड़े होते हैं, उनका क्या है, उनका मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, उनका है मीटर, उनको आप मापते हो मीटर में। तो दीज आर मेजरमेंट यूनिट्स, इनके साथ आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है, एक ए समझ में आया। अब व्हेन नाउन्स आर पर्सनिफाइड, ए समझ लो। हमने कहा ना कभी क्या होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्या है, उनको आप कैसे ट्रीट करते हो, उनको आप ऐसे ट्रीट करते हो मानो उनमें क्या है, जान हो गई। ओके, जैसे लव्स, loves pain is bittersweet। बहुत प्यारा एग्जांपल, loves pain is bittersweet। अब देखिए यहाँ पे प्यार का जो दर्द होता है वो मीठा होता है। अब देखो यहाँ पे प्यार कोई इंसान तो नहीं कि उसका अपना दर्द होगा, फिर भी यहाँ क्या है, लव को पर्सनिफाइड किया गया है ना, राइट। या हम कहें लॉज हैंड्स आर वेरी लॉन्ग। अब दोनों सेंटेंस सही है। अब कहोगे सर अभी तक तो आपने बताया था कि जो नॉन लिविंग होते हैं वहां पे तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, और यहाँ पे दोनों सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है और दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। तो आपको समझा रहे हैं हम कि इन दोनों को क्या है, पर्सनिफाइड किया गया है ना। ओके, इनके साथ आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो मानो क्या हो, सही हो। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट आइडियाज को आप पर्सनिफाइड करोगे तो वहां पे भी आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। उसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप अक्सर बोलते हो, क्या बताओ कानून इंसान है क्या? कानून तो कानून है, एक ऑब्जेक्ट आइडिया है ना, फिर भी इसका यूज हमने कैसे किया है, इंसानों की तरह किया है। यहाँ पे आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लो। यहाँ पे देखिए लव्स पेन इज बिटर स्वीट, प्यार का जो दर्द होता है वो क्या होता है, वो बिटर भी होता है, स्वीट भी होता है। यहाँ पे क्या है, लव को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए क्या हो गया है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया गया है। इतना क्लियर है। फिर हमने कहा ना जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं उनके साथ आप चाहो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। अब मेजरमेंट यूनिट्स क्या है आपको समझा दिया, आइए एग्जांपल से समझा देते हैं।
जैसे 2 किलोमीटर मीटर्स या I need at least 1 day's leave to attend the meeting. Right? I need at least 1 day's leave to attend the meeting. मीटिंग को अटेंड करने के लिए कम से कम मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 1 डे के साथ आपने क्या किया है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया है, क्योंकि डे क्या है, डे समय का अपना मेजरमेंट यूनिट है। राइट, हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज लॉन्ग, 10 किलोमीटर की दूरी लंबी होती है। राइट, एक पैदल चलने वाले के लिए, पैदल चलने वालों को इंग्लिश में कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। तो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने वालों के लिए लंबी होती है। अगर मुझे इसको सेंटेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम ए लिखेंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस is very long for a pedestrian. लिखा है ना, 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग फॉर अ पेडेस्ट्रियन। ओके, एक पैदल चलने वालों के लिए 10 किलोमीटर की दूरी बहुत लंबी होती है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज कर दिया है, क्योंकि क्या है, सा साउंड से अर्थ हो रहा है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा नहीं सकते, तो हमने क्या लगाया है, अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाया है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं और जो क्या होते हैं पर्सनिफाइड नाउन्स होते हैं, उनके साथ भी हम चाहे तो क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम चाहे तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। राइट, तो आज अब क्या है, विद इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी क्या है, उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ऑलराइट, यहां तक आई थिंक जो भी आपको समझाया गया आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब यहां से एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं, यहां से एग्जामिनर को फंसाता कैसे है। राइट, आइए ये देख लेते हैं। अगर हम कहें रिया इज नॉट कमिंग टुमारो, रिया is not coming tomorrow as she has taken 2 days leave। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। क्या लिखा है, रिया इज नॉट कमिंग टुमारो, रिया कल नहीं आ रही है क्योंकि उसने क्या किया है, 2 दिन की छुट्टी ली है। अब देखो, अब आपको समझना होगा ना कि अब आपको यहाँ पे 2 डेज, तो आपको क्या है, डेज के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा ना, और यहाँ पे देखिए हमने नहीं किया है। तो अगर एरर को फाइंड आउट करना हो तो ए पार्ट बिल्कुल सही है, रिया इज कमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, टुमारो एज सी हैज यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 डेज में दिक्कत है, 2 डेज में दिक्कत है क्योंकि यहाँ क्या है, डेज में अपॉस्ट क्या है, डेज का जो अंत हो रहा है सा साउंड से हो रहा है, और यहाँ पे हमने कोई भी ना तो अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाया है
और ना ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। तो अब आप यहाँ पे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा नहीं पाओगे, तो आप क्या लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी मार्क तो लगाओगे ना। यहाँ पे क्या आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना। तो रिया इज नॉट कमिंग टुमारो एज शी हैज टेकन टुडेज लीव। ओके, तो ये क्या है, सी पार्ट में दिक्कत आपका निकल जाएगा, सी पार्ट में एरर है। ऐसे ही एग्जामिनर आपको फंसाएगा, ठीक है। तो आप बहुत प्रिसाइज रहिए, बहुत सटीक रहिए और पढ़ते रहिए। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और जो आपके लिए, जो एग्जाम के लिए आपके रिक्वायर्ड है। ओके, तो आई थिंक आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस की सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। राइट, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए अगर आपको सारी अपडेट्स लेनी हो तो, ठीक है। बराबर अपडेटेड रहिए और क्लास को बेटा शेयर ऑनलाइन जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय।